नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तो भारत के आर्थिक मोर्चे को लेकर जो भारत का इकोनॉमिक फ्रंट है, उसको लेके एक खबर आई है जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसमें ये बताया गया है एनएसओ जो हमारा जो नेशनल सर्वे एजेंसी है हमारी, वो ये कह रही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी अगले साल की, इस साल की, सॉरी माफ कीजिएगा, 2025 की जो ग्रोथ रेट होगी वो 6.4% की दर से वो वृद्धि करेगी, जो कि ये आकलन पिछले 4 साल में सबसे कम बताया जा रहा है। क्योंकि जो पिछले साल 2024 में जो ग्रोथ रेट हमारी थी वो 8.2% की थी, और ये अगर हमारी इस साल ग्रोथ रेट 6.4 रहती है तो एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारी ग्रोथ रेट कम हो सकती है, इसके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही विद्वान हमारे अश्विनी महाजन जी, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं और देश की अर्थव्यवस्था बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। तो अश्विनी जी, आपको बहुत स्वागत है। पहले तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, कैसे कहा सकता है कि हमारी ग्रोथ रेट लगभग 2% कम हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ना। देखिए, अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है बिजनेस साइकिल का। तो ये जो जो अधिकांश जो निजी क्षेत्र पर चलने वाली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनमें ये बिजनेस साइकिल एक सामान्य बात है। और वो कई कारणों से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत तेज वृद्धि हो रही होती है, तो कभी रिसेशन आती है, कभी डिप्रेशन आती है। ये सब अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे पड़ाव रहते हैं जी। वर्ष जो कम हुआ है, उसके कई कारण देखे जा सकते हैं कि इतने लंबे समय तक जो ग्रोथ रेट ऊंची बनी रही, उसके कारण एक अगर मान लिया पिछले साल ग्रोथ रेट कम रहती है, तो अगले वर्ष जो है उसकी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो बेस इफेक्ट है, जब हम ऊंचे से चलते हैं तो उसका बेस इफेक्ट नीचे की तरफ जाता है। यानी अगर बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था 4 साल बढ़ती रही हो, तो अगले वर्षों में या अगले वर्ष में उसके कम होने पर ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अगले वर्ष उसको और बेहतर होना ही है। यह बिजनेस साइकिल का सिद्धांत है। लेकिन महोदय, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो पिछली तिमाही जो हम लोग ने देखी, जुलाई सितंबर की, उसमें हमारी ग्रोथ रेट 5.4% थी। तो हिसाब से तो वहां से तो ग्रो करना चाहिए ना, फिर वहां से तो गिरावट ही मानी जाएगी फिर तो। तिमाही से नहीं होता है। यानी इससे पहली तिमाही में बेटर थी, उससे तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही में कम हो, तीसरी तिमाही में कम हुई अभी इस वर्ष। तो ये जो जैसे हम मानते हैं कि 3-4 तिमाहियां होती हैं, तो हर तिमाही में एक जैसी नहीं रही। तो बिजनेस साइकिल का जो सिद्धांत है कि एक बार जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो उसके बाद उसके और बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। खासतौर पर कई लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो कई बार कुछ अर्थशास्त्री तो ये भी कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, वो एक ऐसे सिंड्रोम से निकलते हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बार अगर ऊंचा चले गए, आपकी जीडीपी बहुत ऊंची चली गई, उसके बाद फिर नीचे गिरावट की संभावनाएं बढ़ जाती है। मिडिल इनकम ट्रैप जिसको बोलते हैं। तो लेकिन ये मिडिल इनकम ट्रैप नहीं है। इसको हमें समझना कि बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, ऑटोमोबाइल की डिमांड, बाकी सब चीजों की डिमांड बढ़ रही थी। अभी इस वर्ष देखा गया है कि हमारी जो कंज्यूमर डिमांड है थोड़ी कम हुई है। वो कम होने के कारण स्वाभाविक है उसका एक असर पड़ता है, लेकिन ये एक ही उसका पक्ष है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे पक्ष हैं कि क्यों हमारी जीडीपी ग्रोथ इस समय डिसेलरेशन की तरफ आगे बढ़ी है, नीचे की तरफ क्यों जा रही है। उसका एक प्रमुख कारण है कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत तेजी से चलाया, जिसके कारण
इसके कारण हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिए, उसके कारण उत्पादन बढ़ा भी, नई कैपेसिटीज भी जनरेट हुई, नए इन्वेस्टमेंट्स भी आए। लेकिन पिछले समय में आपने देखा होगा कि हमारे चीन पर हमारी निर्भरता अभी भी वैसी ही बनी हुई है, बल्कि बढ़ गई है। कई ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो अभी भी हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से ये भी सोच डेवलप हो रही है कि चीन पर अपनी निर्भरता को जारी रखना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि भी आप चीन से इंपोर्ट्स को कम करोगे तो हो सकता है कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा शक्ति है विदेशों में एक्सपोर्ट करने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि सामान महंगा आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सस्ता सामान आने दीजिए। एक ये भी सोच है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि पिछले कुछ समय से हमारी जो निवेश है वो पिक नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को जो भी निवेश करता है उसके अंदर ये डर समा जाता है कि क्या हम निवेश करेंगे और जो हम उत्पादन करेंगे, जो इंटरमीडिएट्स का उत्पादन करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाता है या कोई एपीआई इंडस्ट्री लगाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगाता है, अगर उसको यह विश्वास नहीं है कि सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के इनपुट्स पर या इंटरमीडिएट पर कोई रोक लगाएगी, उनको ये विश्वास नहीं है कि केमिकल पर आने पर कोई रोक लगेगी, तो फिर वो निवेश करने से कतराएंगे। तो ऐसे में ये देखने में आ रहा है कि निवेश भी कम हो रहा है, और ये पिछला कुछ डर भी है। पिछले समय में जिस प्रकार से यूपीए की सरकार के समय अंधाधुंध चाइनीज इंपोर्ट्स हुए, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के 19.5% से घटती घटती मात्र 16% तक आ गई। यानी आप समझ लीजिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इतनी गिरावट आई। तो उस समय का जो डर है वो भी हमारे निवेशकर्ताओं में समाया हुआ है। इसलिए अच्छा महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, वो ये है कि देखिए हमारी जो पिछले साल हम लोग एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, लेकिन हमारी एग्रो इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। पिछले साल अच्छी बारिश हुई है, फसलें अच्छी हुई हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन जो हमारा बीता है अभी, नवरात्रि का, दिवाली का, उसमें कई बार प्रोडक्ट्स की अच्छी बिक्री भी हुई है। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम अगले मतलब इस साल जो है हमारी तरक्की उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सब तो अच्छा अच्छा दिख रहा है सामने। देखिए, मैंने वही कहा, बेस इफेक्ट है ना, कि पिछले साल से हमने बहुत अच्छा नहीं भी किया हो, ये भी संभव है। लेकिन अभी जो हमारी परिस्थिति बनी हुई है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड, कंज्यूमर डिमांड भी कम हुई है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों में ये विश्वास, निवेशकर्ताओं में ये विश्वास जागृत करना जरूरी है, और यह बात सरकार को बोल करके नहीं, करके दिखाना। यानी जैसे हमें लगता है कि जो चाइनीज इंपोर्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें ये देखना होगा कहाँ डोमेस्टिक कैपेसिटी ज्यादा है, अवेलेबल है, और उस डोमेस्टिक कैपेसिटी अगर अवेलेबल है तो ऐसे में चाइनीज इंपोर्ट्स पर रोक लगाने का काम हमें करना होगा। सरकार कर भी रही है, कई जगह पर सरकार डायरेक्ट मेजर्स लगा करके, क्वालिटी कंट्रोल लगा करके कर भी रही है। लेकिन एक ओवरऑल जो हमारा इस समय टैरिफ रेट है वो बहुत कम है। जो अगर हम आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उन चीजों के आयात कम हो जाएंगे। ये सही है कि उसके कारण 2-4% हमारी जो है वो इंटरमीडिएट्स महंगे हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग रन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारी निर्भरता लगभग 60% तक की हमारी निर्भरता जो है सोलर में विदेशों पर है। तो ऐसे में यदि सोलर पैनल्स और सोलर इक्विपमेंट्स अपने देश में बनाने हैं, उसके लिए जरूरी होगा कि वो निर्भरता को कम किया जाए और जो हमारे यहाँ क्षमता बनी है उसका पूरा उपयोग हो और नई क्षमता का निर्माण जी। प्रकार से केमिकल्स की बात करते हैं। एक कोई इंडस्ट्री है जिन्होंने केमिकल इंडस्ट्री लगाई कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, चाइना ने उसकी डंपिंग करनी शुरू कर दी और वो इंडस्ट्री अभी चालू नहीं है। लेकिन एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ग्रासिम इंडस्ट्री है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विस्कोस स्टेपल फाइबर, वीएसएफ बोलते हैं इसको, और वो अंधाधुंध इंपोर्ट हो रहा था। ग्रासिम इंडस्ट्री की वो यूनिट बंद थी, लेकिन अभी सरकार ने उस पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाल करके जो इंडोनेशिया से आने वाला, जो चाइनीज जो रूट करके इंडोनेशिया से लेकर के आ रहे थे, उस पर रोक लग गई।
अब वो ग्रासिम की इंडस्ट्री चल गई। तो इसी प्रकार से सरकार को अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त करते हुए दिखा भी रहे हैं, लेकिन और ज्यादा करते हुए टैरिफ भी बढ़ाना होगा, क्वालिटी कंट्रोल भी लगाने होंगे, तमाम प्रकार के उपायों से हमें चाइनीज इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे चाइनीज इंपोर्ट्स कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे देश में उन उन इंडस्ट्रीज में निवेश के प्रति लोगों की जो आस्था है वो बढ़ती जाएगी और लोगों को विश्वास आ जाएगा, निवेशकर्ताओं को विश्वास। आप देखिए कि इस साल आईपीओ बहुत निकले हैं, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था का एक द्योतक है कि हाँ, तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, लोगों को विश्वास आ रहा है, आईपीओ आ रहे हैं, अगले साल आईपीओ और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ये भी आज खबर आई। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया है, लोग बहुत सकारात्मक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, एक वर्ष या एक तिमाही या 2 तिमाही में अगर हमारी ग्रोथ रेट कम होती है तो उससे हमें इतने चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। वास्तव में पिछले 4 सालों में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण ये बेस इफेक्ट भी हो सकता है। और मतलब कुल मिलाकर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि आपका ये कहना है कि कोई भी ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स, जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ, और वो उस तरह से पहले चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हाँ, तो वो आपका कहना ये है कि हाँ, वो बिजनेस साइकिल सर, या साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो साइंस में भी यही चलता है कि वो पहले अपर क्रस्ट फिर लोअर क्रस्ट को टच करता है, वेव्स फिर आगे बढ़ती हैं, ऐसी तरक्की होती है। वो भी सही है। और दूसरा, हमें इससे ये भी सीख मिलती है कि हमें अगर मान लिया हम नीचे आए हैं तो उसको पुश करने के लिए कोई ऑटोमेटिकली पुश नहीं होने वाला। अगर उसको पुश करने के लिए सरकार को निवेश को आगे बढ़ाना है, लोगों का सकारात्मक रवैया जारी रखना है, तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी जिससे विदेशों से आने वाले चीप प्रोडक्ट्स जो यहाँ डंप हो रहे हैं उसको रोका जाए, इस मानसिकता से बाहर आया जाए कि ये चीज सस्ती है, ये सस्ती चीज बहुत महंगी पड़ती है। हमने देखा है एपीआई के अंदर चाइना ने इतनी ज्यादा डंपिंग की कि हमारा पूरा एपीआई इंडस्ट्री खत्म हो गई और हम चाइना के ऊपर अपने क्रिटिकल जो मटेरियल हैं ड्रग्स इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, उस पर हम निर्भर हो गए। इसलिए ये जरूरी है कि हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करें। हर सेक्टर स्ट्रैटेजिक है। आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रैटेजिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रैटेजिक है। आप सोचिए कि केमिकल स्ट्रैटेजिक नहीं है, केमिकल भी स्ट्रैटेजिक है। एपीआई तो है ही स्ट्रैटेजिक। तो ऐसे में माइक्रोचिप्स भी हैं उसी तरह से, जैसे ताइवानी बनाता है, हम लोग ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, एक बड़ा हिस्सा है वो। जी, हम सब बना सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो एग्रीकल्चर में भी अच्छा कर सकता है, दुनिया भर को खिला सकता है। भारत ही ऐसा देश है जो सेवाओं में भी अव्वल है, पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर और दूसरे प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी ऊपर आ सकता है। ये भी मैं यहाँ अच्छा, एक प्रश्न मेरा और था कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो संकट में है। यूके यानी कि ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है वो स्टैटिक हो गई है, जापान की इकोनॉमी ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, यूएस की इकोनॉमी बहुत मुश्किल से बची हुई है, अपने आप को सर्वाइव करा रही है। तो क्या जो एनएसओ का जो ये आकलन है, क्या वो उस आधार पे भी है क्या कि दुनिया भर की इकोनॉमियां अर्थव्यवस्थाएं जहां ध्वस्त हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी को भी थोड़ा सा आंकड़ा कम रखा जाए, ऐसा भी है क्या कुछ? देखिए, ये बात सही है कि ये इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं, ये स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ रही हैं और इनके जो ग्रोथ रेट है वो नियर 1-2%, 3% के आसपास रहेगी। और इसमें और ज्यादा संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी एक हायर लेवल पर हैं। उससे ज्यादा उनकी ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है। ना तो उनके पास स्किल्ड लेबर फोर्स है और ना ही वो उनके पास इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है कि वो पूरी दुनिया पर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भेज सकें। महंगी इकोनॉमीज हैं, कॉस्टली, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। वहां से लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं श्रीधर बैम्बू जी, उन्होंने सिलिकॉन वैली से अपना जो हेड ऑफिस है इधर शिफ्ट कर लिया है तमिलनाडु के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हाई कॉस्ट इकोनॉमीज है, इसलिए ये हाई कॉस्ट इकोनॉमीज आगे नहीं बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि इन देशों में जो हमारी चीजें सप्लाई होती थी उसकी मांग थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपनी डोमेस्टिक डिमांड पर आगे बढ़ना होगा।
और डोमेस्टिक डिमांड में हमें अपने लोगों की आमदनी बढ़ानी होगी और ख़ास तौर पर गरीबों की आमदनी को बढ़ाना होगा, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकें। वो जो डिमांड है, उसके कारण हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है और आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि ये जो इकोनॉमीज़ नीचे जा रही हैं, उनकी उनके कारण क्या हैं और हमारी इकोनॉमी के आगे बढ़ने का क्या कारण है? हमारी इकोनॉमी जी। का आगे बढ़ने का कारण हमारी यूथ लेबर फोर्स है, हमारी हुँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है हम न्यूनतम कॉस्ट पर बना सकते हैं, वो है। दुनिया भर को हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो इस कारण से दे रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए उनको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, हमारे यहाँ 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी पर वही प्रकार का काम हो जाता है और हम और अपना अच्छा जीवन स्तर भी यहाँ पर लोगों का बढ़ता है। जी। इसलिए उनकी उनके नीचे जाने से हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, केवल इतना ही है कि हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी कि हमें अपने डोमेस्टिक बाज़ार को और ज़्यादा विस्तार देना। अच्छा अश्विन जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न। लास्ट ईयर हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ने और देश की कई संस्थाओं ने हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ की दर जो सोची थी वो 7.1 7.2 के आसपास कुछ थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आंकड़े आए 8.4 के। तो क्या इस बार ये चमत्कार इस बार भी हो सकता है कि भले ही एनएसओ ने कहा है कि 6.4 होगा, लेकिन जब आंकड़े आए तो हो सकता है वो इससे बहुत ज्यादा हो? क्या ऐसा भी इसकी भी संभावना है क्या? अभी हम जनवरी के प्रारंभ में ही हैं और अगर हाँ, और अगर सरकार की तरफ से यदि ये प्रयास जैसे मैंने अभी बताया, ये हम्म। प्रयास होते हैं, चाइना से इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश की जाती है, लोगों में विश्वास जागृत होता है और डोमेस्टिक डिमांड पिक करती है, तो ऐसे में हम्म। संभव है। क्योंकि एक एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार जो सरकारी खर्च होता है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाता है। लेकिन सरकार जी। के ऊपर एक दबाव रहता है कि जो हमने फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया है, उससे कम ही रहे। तो ऐसे जी। में अल्टीमेटली उसके जो सरकारी खर्च है, वो भी बहुत मैटर करता है। और मुझे लगता है कि अभी जितना प्रोपोर्शनेटली ये खर्च होना चाहिए था, उस प्रोपोर्शन में वो अभी इतना नहीं हुआ है। वो भी एक कारण हो सकता है कि जिसके कारण डोमेस्टिक डिमांड कम है। अगर हम्म। सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है, तो उससे भी बेहतर नतीजे आ सकते हैं। आपने अर्थव्यवस्था के इन कठिन, बहुत ही कठिन और दूर समझे जाने वाले तत्वों को इतनी आसानी से सरल भाषा में समझाया कि मुझे लगता है दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं है। आंकड़े घटेंगे लेकिन हमारी जो गति है वो कमजोर नहीं पड़ने वाली है। हम लगातार तरक्की के पथ पे आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।